दोस्तों हम लोगों ने लास्ट क्लास में पोर्टुगीज़ की एंट्रेंस और उसकी लड़ाइयाँ विद रिस्पेक्ट टू डच, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं कि वाई अ सी रूट टू इंडिया वाज अ नेसेसिटी। पहली चीज़ तो यह है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि द स्पिरिट ऑफ रेनेसा जो था, इसने जोग्राफिकल डिस्कवरीज के लिए काफ़ी फोर्स किया था, है ना। जोग्राफिकल डिस्कवरीज के लिए काफ़ी फोर्स किया था। ये लोग कॉन्टिनेंट ढूंढ रहे थे, नए नए रूट्स ढूंढ रहे थे। दूसरी चीज़ क्या है, यूरोपियन इकोनॉमी जो वो काफ़ी ग्रो कर रही थी, और ग्रो करने के पीछे जो पहला कारण था वो क्या था, वो था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। ये पहला कारण था, अगर आप लोग को याद होगा तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था, विच वॉज लीडिंग टू प्रॉस्पेरिटी। और अगर प्रॉस्पेरिटी आती है तो क्या होता है, डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स वो भी बढ़ता है, और इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मीट, इससे प्रिजर्वेशन के लिए भी हमें स्पाइसेस की जरूरत पड़ रही थी। तो इन चीज़ों की वजह से दीज वर द रीजंस फॉर विच जोग्राफिकल डिस्कवरीज वॉज एन एसेंशियल पार्ट, ताकि हम लोग उन एरियाज़ पे जा सकें, या यूरोपियन उन एरियाज़ पे जा सकें जहाँ से उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता चल रहा है या उनको मिल सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोगों ने ये भी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल जब कैप्चर कर लिया गया था ऑटोमन टर्क्स ने, तो इसने फोर्स किया कि एक नया रूट ढूंढने के लिए, क्योंकि सीरिया और इजिप्ट वाला जो एरिया है जहाँ पे अरब्स और टर्क्स जो है वो पूरी तरह से डील कर रहे थे, तो उनकी मोनोपोली बन गई थी। अगर आपको रेड सी से इंडिया की तरफ बढ़ना तो आपको इनको पैसे देना पड़ेगा, और इस चक्कर में उन्होंने काफ़ी पैसे कमाए भी, है ना। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात करी थी, एक मैप के बारे में बताया था कि मान लीजिए यहाँ पे भारत है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा पर्शियन एरिया है, यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप है। अगर इनको यहाँ से यहाँ आना है तो इनको पैसे देने पड़ेंगे, इसीलिए वो लोग क्या कर रहे थे, मान लेते हैं यहाँ पे अफ्रीका है, तो क्या कर रहे थे, इनको यहाँ से घूम कर इंडिया में आना पड़ रहा था। ठीक है, दैट वाज द रीजन फॉर कॉलिंग फॉर अ न्यू रूट। तो कैप्चरिंग ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री। फिर हमने ये भी देखा था, नॉर्दर्न वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो उन्होंने काफ़ी मदद करी पैसे से और अलग तरीके से, क्योंकि पोर्टुगीज और स्पेन जो है वही मेजरली सपोर्टेड बाय द नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज, वही शिप्स और टेक्निकल नॉलेज के साथ ये अलग अलग एरियाज़ को ढूंढने निकल रहे थे। ठीक है, उसके बाद पोर्टुगीज़ जो है द पायनियर्स, पोर्टुगीज़ ने सबसे पहले शुरू करी, फॉलोड बाय डच, फिर इंग्लिश, फिर डेन्स और फिर फ्रेंच। ये सब जो है एक एक करके भारत में पहुंचे। क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, बहुत रेलेवेंट है। पहले आए पोर्टुगीज़ भारत में, उसके बाद आए आपके डच, उसके बाद आए हमारे इंग्लिश, फिर आए डेन्स और फिर आए फ्रेंच। ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, भारत में एडवेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने पोर्टुगीज़ के बारे में जब पढ़ा था तो यही पढ़ा था कि वास्को ड गामा आया था, उसने डिस्कवर किया सी रूट टू इंडिया इन 1498 विद द हेल्प ऑफ अब्दुल माजिद। हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, अगर नहीं देखा तो आई बटन आपको दिख रहा होगा। अब्दुल माजिद ने हेल्प करी थी और वो यहाँ से कालीकट पहुंचा था। उसके बाद 1498 के बाद वो सेकंड विजिट भी किया था 1502 में, और आने के बाद एस्टैब्लिश किए थे बहुत सारे ट्रेडिंग स्टेशन कालीकट में, कोचिन में और कन्नौर में। जो राजा थे वहाँ के जैमोरिन हिंदू राजा थे, उनको भनक तक नहीं लगी कि पोर्टुगीज़ किस मकसद से आए हैं। तो जैमोरिन जो थे उनको भनक भी नहीं लगी कि क्या चल रहा है पोर्टुगीज़ के दिमाग में। उसके बाद उनके जो गवर्नर आए, पहले गवर्नर फ्रांसिस्को दे अल्मेडा, 1505 से 1509 के बीच में वो भारत में पहले गवर्नर थे पोर्टुगीज़ के। उन्होंने एक ब्लू वाटर पॉलिसी निकाली जिसका अलग दूसरा नाम है कार्टर्स सिस्टम। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ इस पूरे एरिया में पोर्टुगीज़ ने कब्जा कर लिया, और इनकी नेवल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा तगड़ी थी कि यहाँ इंडियन ओशन में अगर इंडियन ओशन में कोई भी जहाज़ मूव कर रहा है तो इनको पैसे देने पड़ते हैं, इनको पैसे देने पड़ेंगे। अगर नहीं देंगे तो ये जगह को अटैक करेंगे, उस जहाज़ को अटैक करेंगे, उसके माल को हड़प लेंगे। तो ये कार्टर सिस्टम था और ये काफ़ी तगड़ा था। दूसरी चीज़, इनफैक्ट एक तरीके से कहा जाए तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो इंडियन ओशन में एक काइंड ऑफ मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रही थी पोर्टुगीज़। उसके बाद हम लोगों ने देखा अल्फोंसो दी अल्बुकर्क्यू। अब ये अल्बुकर्क्यू क्या कर रहे हैं, 1509 से 1515 तक ये थे। ही इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। क्यों? इन्होंने कैप्चर किया गोवा बीजापुर से, इन्होंने प्रोसिक्यूट किया बहुत सारे मुस्लिम्स को। ठीक है, उसके बाद ही कैप्चर्ड भटकाल फ्रॉम राजा कृष्णदेव राय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजा कृष्णदेव राय जो हैं उनको हटाकर ये एरिया भटकाल को जो उन्होंने कैप्चर किया, जो कि विजयनगर एम्पायर का बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हैं कृष्णदेव राय। इसके अलावा उसने इनिशिएट किया पॉलिसी ऑफ मैरिंग द नेटिव्स। ठीक है, तो शादी को भी उन्होंने इस्तेमाल किया एज ए पॉलिसी। इसके बाद उन्होंने बैन किया सती सिस्टम को। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ भी करी उन्होंने। तो ये गवर्नर जो है, सेकंड गवर्नर अल्फोंसो, ये हमारे लिए काफ़ी रेलेवेंट हो जाता है। बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ से फंसेंगे। एक और चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि विजयनगर एम्पायर जो है, जिसके राजा कृष्णदेव राय जो थे, इनको जब निकाला गया तो उसका मतलब कंटेम्पररी थे विजयनगर एम्पायर, कंटेम्पररी टू द पोर्टुगीज। इसके बाद क्या हुआ, नीनो दे कुना एक और गवर्नर आए। इन्होंने अपना कैपिटल को शिफ्ट किया फ्रॉम कोचीन टू गोवा इन 1530। 1510 में जब यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 1510 में भटकाल को कैप्चर किया था और 1510 में गोवा को भी कैप्चर किया था, और 1530 में गोवा को कैपिटल बनाया गया। ठीक है, कैप्चर करने वाला अल्फोंसो था, कैपिटल बनाने वाला नीनो दे कुना था। ठीक है, नीनो दे कुना के रूल के अंडर में दीव, बसेन, ये सारे के सारे एरियाज जो है पोर्टुगीज के अंदर में आ गए। कहाँ से लिए इन्होंने? ये गुजरात के किंग बहादुर शाह से लिया गया, और बहादुर शाह को मार भी दिया गया 1537 में। ठीक है, इसके अलावा अल्टीमेटली जो है हम देख रहे हैं कि पोर्टुगीज जो है वो डिक्लाइन करती है। क्यों डिक्लाइन करती है, एक एक करके समझते हैं। पहला कारण, इमर्जेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टी इन इजिप्ट, पर्शिया एंड नॉर्दर्न इंडिया।
ठीक है। तो नॉर्दर्न इंडिया, पर्शिया और इजिप्ट में जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल रूलर आ गए तो इनके लिए दिक्कत होने लगी, पोर्तुगीज के लिए दिक्कत होने लगी टू रूल फर्दर इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन दोज एरियाज। इसके अलावा अपीयरेंसेज ऑफ मराठास एज नेबर, मराठा चाहते ही थे कि मुगल्स के बाद जो है वो एक पैन इंडिया लेवल पर राज कर सके, तो वो भी पोर्तुगीज के लिए एक समस्या बनते जा रहे थे। इसके अलावा पॉलिटिकल फियर जो है वो आ रहा था बाय द एक्टिविटीज ऑफ द जूइश मिशनरीज, ठीक है। इसमें क्या था कि बहुत सारे हेट्रेड परसिक्यूशंस चल रहे थे, दैट कॉज्ड रिएक्शन अगेंस्ट द पोर्तुगीज स्पिरिचुअल प्रेशर। ये लोग जो पोर्तुगीज जब जबरदस्ती परसिक्यूट करवा रहे थे, कन्वर्जन करवाएंगे, परसिक्यूट करवाएंगे अगर कन्वर्ट नहीं होगे तो ये एक बहुत ही नेगेटिव इमेज फैल रही थी नेटिव्स के अंदर। इसके अलावा राइज ऑफ इंग्लिश एंड डच कमर्शियल एम्बिशंस, जो कॉम्पिटिशन जो है उनके कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे थे और ताकतवर बन रहे थे। इसके अलावा जैसा होता है कि अगर कहीं पर हम लोग बहुत दिनों तक राज करते हैं तो करप्शन आ जाता है, तो रैम्पेंट करप्शन भी एक कारण बन गया उनके फेलियर का, ग्रीड एक कारण बन गया, सेल्फिशनेस एक कारण बन गया, और इन्हीं सब की वजह से ट्रेड प्रैक्टिसेस में भी बहुत सारी दिक्कत आने लगी विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एक और कारण है वो है डाइवर्जन ऑफ पोर्तुगीज कॉलोनाइजिंग एम्बिशंस टुवर्ड्स द वेस्ट ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ ब्राजील। यानी कि पोर्तुगीज को ब्राजील एक नया कैश काउ मिल गया, बहुत दिनों तक लूटने के बाद भारत को इनको दूसरा कैश काउ मिला, वो है ब्राजील। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं और मेंस में भी पूछा जा सकता है कि फैक्टर्स बताइए फॉर द डिक्लाइन ऑफ द पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे डच की। डच जो आई थी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, डच की यानी कि नीदरलैंड्स की, उन्होंने फॉर्म किया था मार्च 1602 में बाय द चार्टर ऑफ डच पार्लियामेंट, ठीक है, एंड हैड द पावर्स टू वेज वॉर। इस कंपनी के पास लड़ाई करने की ताकत, मतलब अथॉरिटी भी थी, ट्रीटीज करने की अथॉरिटी थी और फोर्ट्स बनाने की अथॉरिटी थी। डच के फैक्ट्रीज भारत में कहाँ पे थे? मसौलीपट्टनम में थे 1605 में, उसके बाद पुलिकट में था, फिर सूरत में था, ठीक है, इस तरीके से कराईकल में था, बिमलीपतन में था, चिचुरा में था, कसिम बाजार में था, बारानगर में था, बालासोर, पटना, नागपट्टनम और कोचीन, बहुत सारी जगह पे इनका था। नेक्स्ट बात करते हैं डिक्लाइन का वजह क्या है डच का भारत से। डच जो है वो एंग्लो डच वॉर, अंग्रेजों के साथ इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी, एंग्लो डच वॉर, और उसमें ये लोग हार गए थे, बुरी तरह से हार गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, डच को वहां से भारत से शिफ्ट कर दिया गया टुवर्ड्स मलायन आर्किपेलागो, मतलब भारत से ही निकाल बाहर कर दिया अंग्रेजों ने, ठीक है। तो ये याद रखने की जरूरत है कि एंग्लो डच वॉर जब हुआ तो यहाँ पे डच को बुरी तरीके से हारना पड़ा। एक्चुअली दे वर आउट फ्रॉम इंडिया, और फिर वो लोग साउथ एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया के मलायन आइलैंड में या मलायन पेनिनसुला में या मलायन आर्किपेलागो में जाकर के बस गए। उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ बिदारा, जहाँ पे इंग्लिश ने डिफीट कर दिया था अंग्रेजों को। तो ये बैटल ऑफ बिदारा पूछ सकता है 1759 की बात। अब हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश की। सबसे पहली बात, अंग्रेज जब आए थे तो क्या क्या फैक्टर्स रहे होंगे उनके फाउंडेशन का भारत में? सबसे पहला, ड्रेक्स वॉयज राउंड द वर्ल्ड एंड द इंग्लिश विक्ट्री ओवर द माइटी स्पेनिश आर्माडा लीडिंग टू द ग्रेट एम्बिशंस। स्पेनिश की जो उस समय ताकत थी और स्पेनिश नेवल पावर जो थी, आर्माडा बोल के एक वॉरशिप थी, उनको हराया गया ड्रेक्स की वॉयज ने, और ये बहुत ही बड़ी जीत थी अंग्रेजों के लिए, विच एक्चुअली बूस्टेड देयर एम्बिशन। ये फाउंडेशन है उसका। इसके बाद उन्होंने फॉर्म किया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू ए चार्टर ऑफ 1600 बाय द क्वीन एलिजाबेथ I, विच गेव द कंपनी अ मोनोपोली टू ट्रेड इन ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर 15 ईयर्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर इंग्लैंड है तो इंग्लैंड की, मान लीजिए ये कंट्री है इंग्लैंड की, और यहाँ पे हमारा भारत है, हमारा भारत यहाँ पे है, तो इंग्लैंड से एक ही कंपनी जाएगी रूल करने, एक ही कंपनी जाएगी ट्रेड करने के लिए इंडिया में, दूसरी कोई कंपनी नहीं जाएगी। दैट वाज द मोनोपोली, ठीक है, दैट वाज द मोनोपोली। और ये कब तक के लिए दी गई? फॉर 15 ईयर्स। अब इसके बाद में रिन्यू भी किया जाएगा कई बार। जब सेटलमेंट की हम बात करते हैं तो नाम याद रखने की जरूरत है, टॉमस बेस्ट विक्ट्री ओवर पोर्टुगीज। ये पोर्टुगीज को हराने के पीछे टॉमस बेस्ट का हाथ था। द इंग्लिश एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री जो है उन्होंने सूरत में बनाई 1613 में। उसके बाद सर टॉमस रो सिक्योर करते हैं परमिशन फ्रॉम जहांगीर कि और एस्टैब्लिश कर सके वो फैक्ट्रीज इन आगरा, अहमदाबाद और भरूच, ठीक है। इसके अलावा बॉम्बे जो है इनको खैरात में मिल गया था। चार्ल्स टू ने बॉम्बे को हासिल किया एज अ पार्ट ऑफ आई वुड से डाउरी, एज अ पार्ट ऑफ डाउरी। क्या लिखा गया? बॉम्बे केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी विद चार्ल्स टू who received it as a part of Portuguese dowry। और फिर उन्होंने क्या किया? इट लीजिंग इट आउट टू द इंग्लिश कंपनी फॉर एन एनुअल रेंट ऑफ 10 पाउंड्स, ठीक है। तो पोर्टुगीज ने उनको लीज पे दे दिया पार्ट ऑफ डाउरी, और अंग्रेजों को सिर्फ 10 पाउंड देना पड़ता था पूरे बॉम्बे के लिए, सोचो जरा। इसके बाद मद्रास, और उनके साथ साथ मद्रास में बसा हुआ सेंट जॉर्ज फोर्ट, ये दोनों उनको मिल गया अंग्रेजों को, ठीक है। उसके अलावा अंग्रेजों ने फॉर्मर जो चंद्रागिरी चीफ थे, उसके अलावा अंग्रेजों ने क्या किया, अगर हम इसको थोड़ी डिटेल्स में जाए तो मद्रास विद द सेंट जॉर्ज फोर्ट जो उनको मिला रिप्लेस मसौलीपट्टनम एज द इंग्लिश हेडक्वार्टर। इंग्लिश हेडक्वार्टर अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो ईस्टर्न साइड में मद्रास जो है ये इनका हेडक्वार्टर बन गया मसौलीपट्टनम से, ठीक है। उसके अलावा द सिटी ऑफ कैलकाटा ग्रीव फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ 3 विलेजेस, सुतानुटी, गोविंदपुर एंड कलिकता। ये 3 चीज़ों को मिलाकर के सिटी ऑफ कैलकाटा बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, और सिक्योर किया गया फ्रॉम द मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल कि फोर्टिफाई करना है उनको फोर्ट विलियम कलकत्ता में, ठीक है। और इट बिकेम द सीट ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया टिल 1911।
इस चीज़ को समझते हैं कि कलकत्ता जो शहर बना है वो सुतानुती, गोविंदपुर और कोलिकता नाम का 3 विलेजेस को मिलाकर बनाया गया था। और वहाँ के जो मुगल्स के जो गवर्नर थे बंगाल में, उनकी परमिशन के साथ वहाँ पे फोर्ट विलियम भी बनाया गया और फिर वहाँ पे अंग्रेज़ों का परमानेंट सीट बन गया, परमानेंट कैपिटल बन गया टिल 1911, क्योंकि हमें पता है कि 1911 के बाद ये कैपिटल शिफ्ट होता है दिल्ली में। इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है वो सब हम लोग आगे समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फारूक शियार जो हैं वो लेटर मुगल्स में उस समय मुगल एम्परर थे 1717 में। उन्होंने फरमान जारी किया और वो फरमान आज की तारीख में कहा जाता है मैग्ना कार्टा, द मेन डॉक्यूमेंट फॉर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने बहुत सारे सिग्निफिकेंट प्रिविलेजेस दिए इस कंपनी को कि वो कंपनी उस प्रिविलेजेस को यूज़ कर सके इन बंगाल, गुजरात और हैदराबाद। देखने वाली बात यह है कि बंगाल और गुजरात जो सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस थे और पोर्ट सिटीज़ थे, तो इनको वो मिल गया पावर, और साथ ही साथ हैदराबाद में। उसके बाद 1635 में एक राइवल कंपनी आई कोटीन के नाम से, ठीक है, कोटीन के नाम से राइवल कंपनी आई और उसको बनाया गया था बाय सर विलियम कोटीन, ठीक है। उसको लाइसेंस दिया गया था टू ट्रेड बाय चार्ल्स वन, उनको लाइसेंस दिया गया था कि वो ट्रेड कर सकते बाय चार्ल्स वन। इन 1657 बोथ द कंपनीज मर्ज्ड, यानी कि विलियम कोटीन का जो कंपनी था दैट इज कोटीन, उसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया 1657 में। ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस कोटीन, इनको मर्ज कर दिया गया, ठीक है, राइवल कंपनीज को मर्ज कर दिया गया। इन 1619 another rival company emerged. In 1702 the rivalry between the old and the new company came to an end, but the final amalgamation took place in 1708 under the title of United Company of Merchants of England Trading to East India। ये पूरा कंपनी का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ मर्जर के बाद जो बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रेंच की। फ्रेंच जो आए 1664 में, कोलबर्ट उनके मिनिस्टर थे, किसके, लुई 14 के मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि हमें भी यहाँ पे कुछ करना चाहिए, एंड देन लेटर ऑन एक फाउंडेशन के बाद फ्रेंच की भी कंपनी बनी। इनके सेटलमेंट जो है वो पौंडीचेरी में पहले बने हेडक्वार्टर के तौर पे, उसके अलावा मसौलीपट्टनम में बना, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फाइनली जो है इंडियन यूनियन के अंदर, हम लोग को पता है कि जब शुरुआत में पौंडीचेरी जो है, अब हम लोग इसके सेटलमेंट्स को देख लेते हैं कि पौंडीचेरी जो है वो डेवलप किया गया एज हेडक्वार्टर, ठीक है। उसके अलावा मसौलीपट्टनम, ये भी उन लोग को मिल गया, ठीक है। हम लोग अब देखेंगे कि जब ये लोग भी ग्रोथ कर रहे थे, मतलब जब फ्रेंच जो है वो ग्रो कर रहा है और दूसरा कोई यूरोपियन बचा हुआ नहीं है सिवाय ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो इन दोनों में भी काफ़ी झगड़े, काफ़ी टसल होंगी विद रिस्पेक्ट टू देयर सॉवरेनिटी इन ट्रेडिंग विद इंडिया, रादर देन टू रूल भी कह सकते हैं कि कौन रूल करेगा भारत को। और ये चीज़ें शुरू हुई 1742 से, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि एंग्लो फ्रेंच राइवलरी बिगिंस, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या कॉजेज थी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी की। इसी को एंग्लो फ्रेंच राइवलरी को ही कहते हैं कार्नाटिक वॉर 1, कार्नाटिक वॉर 2 और कार्नाटिक वॉर 3, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों में हमें क्या देखना है कि कॉजेज क्या है। सबसे पहला कॉज है कि फॉर प्रोटेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियल इंटरेस्ट, नंबर 1। Number 2, political development in southern India and Europe provided the pretext to contest their claims which culminated in 3 Carnatic War। मतलब किसके पास, देखिए ये जो कमर्शियल इंटरेस्ट है, ये तो पहला रीजन था कि कमर्शियल इंटरेस्ट है। जो दूसरा है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है कि किसके पास कितना अथॉरिटी रहेगा, कितने एरिया का अथॉरिटी रहेगा, और इसी को लेकर के लड़ाइयाँ शुरू हो गई, क्योंकि सबको लगता था कि अगर आपके पास किसी एरिया का पॉलिटिकल कंट्रोल है तो वहाँ से आप ज़्यादा बेहतर कमर्शियल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। तो पॉलिटिकल कंट्रोल वाज अ प्री रिक्वायरमेंट टू प्रमोट और टू इंक्रीज द कमर्शियल इंटरेस्ट, और इसी के चलते 3 कर्नाटिक वॉर हुए। पहला कर्नाटिक वॉर जो हुआ वो 1740s में हुआ, दूसरा 40 से 48 के बीच में हुआ, दूसरा 49 से 54 के बीच में हुआ, तीसरा 1758 से 63 के बीच में हुआ। देखने वाली बात है कि पहले कर्नाटिक वॉर में फ्रेंच की स्थिति अच्छी थी, अंग्रेजों की स्थिति बुरी थी, इसीलिए एक ट्रीटी साइन किया गया, ट्रीटी ऑफ एला शैपल। उसके बाद सेकंड कर्नाटिक वॉर हुआ, ठीक है, वो भी कुछ ज़्यादा कंक्लूसिव नहीं था। इसके बाद जो थर्ड हमारा कर्नाटिक वॉर हुआ वो काफ़ी डिसाइसिव वॉर था। इस वॉर को कहते हैं तो बैटल ऑफ वांडी वॉश, ये रिलेवेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। जैसे बेदारा था वैसे ये वांडी वॉश है, बेदारा डच के साथ था और ये फ्रेंच के साथ। इसके बाद वांडी वॉश के बाद अंग्रेजों की स्थिति अच्छी होती है, फ्रेंच की स्थिति बुरी होती है, और फलस्वरूप एक और ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। इसमें फ्रेंच जो है उसको बहुत ही बुरी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता है, और सारे जो पीस ट्रीटी के डॉक्यूमेंट्स थे, सारे जो प्रिंसिपल्स थे, वो सारे के सारे अंग्रेजों को फेवर करते हुए था। जैसे फ्रेंच जो है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जो है कमर्शियल इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं दिखा सकते। फ्रेंच जो है वहाँ पे अपना फोर्ट्स नहीं बनवा सकते, सो ऑन एंड सो फोर्थ। याद रखने वाली बात यह कि कौन सा ट्रीटी किस वॉर में हुआ था। उसके बाद हम लोग को देखना पड़ेगा कि कॉजेज ऑफ फ्रेंच फेलियर क्या है। सबसे पहली बात, इनएडिक्वेट मिलिट्री सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसा अंग्रेजों के पास था वैसा नहीं था फ्रेंच के पास। दूसरा, फ्रेंच की जो सरकार थी वो इन्वॉल्वमेंट इन यूरोप, उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट यूरोप में था कंपेयर टू इंडिया। तीसरा, पॉलिसी जो थी वो काफ़ी इल मैनेज थी, ठीक है, क्योंकि फ्रेंच जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी थी। तो गवर्नमेंट कंपनीज में क्या होता है, हर एक डिसीजन लेने के लिए आपको सरकार के पास भागना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। देखिए, लैक ऑफ कमर्शियल इंसेंटिव, कोई इंसेंटिव नहीं था फ्रेंच कंपनी के पास, क्योंकि एंटायर जो चीज़ थी वो सरकारी थी। साउंड ऑफ कमर्शियल बेस, वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। अगर अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है और ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।